आरएस मुख्य परीक्षा में लोक प्रशासन से संबंधित जो विचारक आपके पाठ्यक्रम में हैं उनको 5-5 पंक्तियों में आपको याद कराने की कोशिश करूंगा। और प्रशासनिक जो विचारक है उनका पाठ्यक्रम बहुत बड़ा है, लेकिन कोशिश करूंगा आपको अति संक्षेप के अंदर बताऊं। सबसे पहले बात करते हैं मैक्स वेबर की। मैक्स वेबर जर्मन समाजशास्त्री थे और उन्होंने कहा कि सत्ता क्या है। सत्ता क्या है? वो कहते हैं कि सत्ता एक ऐसी स्थिति जिसमें एक उच्च अधिकारी आदेश देता है और अधीनस्थ उसका पालन इसलिए करता है कि उसमें वैधता का भाव होता है, लेजिटिमेसी का भाव होता है, उचितता का भाव होता है। और ये भाव क्यों होता है? वो कहता 3 कारण है। पहला कारण है दोस्तों परंपरागत। हमारी परंपराएं कहती है माँ बाप की आज्ञा का पालन, पंच परमेश्वर की आज्ञा का पालन किस लिए करते हैं? परंपरा कहती है। दूसरा होता है करिश्मा, कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी, है ना। साधु संत पीर पैगंबर उनकी आज्ञा का पालन क्यों करते हैं? उनका व्यक्तित्व करिश्माई होता है। जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी जी के पास में ना कोई परंपरागत कारण था और ना कोई उनके पास में कानूनी सत्ता थी, उनका व्यक्तित्व करिश्माई था और पूरे का पूरा भारत छोड़ो आंदोलन में कूद पड़ा। तीसरा कारण है कानून, और कानून का मतलब है सत्ता ने उच्च अधिकारी को ये सत्ता दी है, ये शक्ति दी है कि अधीनस्थ अधिकारी को उसके आदेश की पालना करनी ही पड़ेगी। तो मैक्स वेबर नौकरशाही को सत्ता का कानूनी स्वरूप मानते हैं और यहीं से अपने चैप्टर की शुरुआत होती है। तो मैक्स वेबर ने नौकरशाही को सत्ता का कानूनी स्वरूप माना। मैक्स वेबर ने कहा दुनिया का कोई भी देश हो नौकरशाही रहेगी, विकासशील विकसित देश कोई भी देश होता ना सही रहेगी। तो फिर मैक्स वेबर ने नौकरशाही की क्या विशेषता बताई, वो इजीली आपको याद हो जाएगी। देखो, पद सोपान की व्यवस्था होती है, हायरार्की होती है, आजीवन कार्यकाल होता है, काम के बदले वेतन मिलता है, पेंशन की व्यवस्था होती है, रूल ऑफ लॉ विधि के शासन के तहत वो काम करते हैं, और निर्व्यक्ता होती है, मतलब किसी के प्रति उनका कोई अटैचमेंट नहीं होता, आजीवन उनका कार्यकाल होता है, राजनीतिक रूप से तटस्थ होकर के काम करते हैं और काम के विशेषज्ञ हैं। तो ये है मैक्स वेबर की नौकरशाही। अब बात करते हैं एल्टन मेयो की। एल्टन मेयो मानववादी विचारक थे और टेलरवाद के सिद्धांत की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी थी। तो टेलरवाद क्या है? तो टेलरवाद वैज्ञानिक प्रबंधन की नींव रखी थी टेलर ने ये कहा कि प्रबंधन और प्रशासन के जो काम करने के पुराने तरीके हैं ना, अंगूठा टेक नियम, रूल ऑफ थंब, अंगूठा नियम नहीं होना चाहिए, इसकी जगह विज्ञान विकसित करो, साइंटिफिक अप्रोच लेकर के आओ। तो साइंटिफिक अप्रोच कैसे लेकर आओ? तो उसने कहा सबसे पहले जिस कर्मचारी का चयन कर रहे हो उसका वैज्ञानिक आधार पर चयन करो, उनको वैज्ञानिक तरीके से ट्रेंड करो, उसका वैज्ञानिक तरीके से काम का बंटवारा कर दो। वो जो काम कर रहा है उस वर्क की स्टडी होनी चाहिए, उस काम का काम का मापन कर लो, कितने समय के अंदर कोई कितना काम करेगा। उसने काम के मापन कि भाई 10 घंटे के अंदर ये काम आदमी कर सकता है, मापन कर लिया। तब उसके बाद में जो निर्धारित काम है उससे ज़्यादा करता है उसके लिए बोनस की व्यवस्था कर दो, और जो निर्धारित पैटर्न से कम काम करता है उसके लिए कुछ दंडात्मक व्यवस्था की जाए। तो टेलर ने कहा कि मनुष्य क्या है या श्रमिक क्या है? काम करने वाला एक आर्थिक प्राणी है, सिर्फ पैसों के लिए काम करेगा। तो एल्टन मेयो ने इसी सिद्धांत की धज्जियां उड़ा दी और कहा कि टेलरवाद का सिद्धांत गलत है, मनुष्य आर्थिक प्राणी नहीं है, पैसों के लिए काम करने वाला नहीं है, वो एक सामाजिक प्राणी है, वो एक मनोवैज्ञानिक प्राणी है। उसने 4 प्रयोग हुए थे, एल्टन मेयो के नेतृत्व के अंदर 4 प्रयोग हुए थे। ग्रेट एल्यूमिनेशन, कहा प्रकाश जैसे, ग्रेट एल्यूमिनेशन जैसे कि नाम से पता चलता है कि प्रकाश जैसे तत्व मायने नहीं रखते, फिजिकल चीजें मायने नहीं रखती है। फिर था रिले असेंबली टेस्ट रूम, रिले असेंबली टेस्ट रूम में ये कहा कि भौतिक परिस्थितियां मायने नहीं रखती। फिर तीसरा प्रयोग था इंटरव्यू, तो उनसे पूछा गया कि आप लोग क्या चाहते हो, तो उन्होंने अपने मन का गुबार निकाला कि हम ये चाहते हैं। फिर ऑब्जर्वेशन, अवलोकन किया गया उनके कामों का, तो उसमें देखा गया कि श्रमिक जो है ना वो एक निर्धारित पैटर्न तक ही काम करते हैं। अगर ज़्यादा कोई दूसरा काम कर रहा ना तो कहेगा ओ हो आया देखो साहब का चमचा। तो उसके लिए 4 पैटर्न है ना। अगर ज़्यादा काम करोगे तो रेट बस्टर कहलाओगे, कोई साथी काम कम कर रहा है और उसके बारे में किसी दूसरों से शिकायत करोगे तो स्क्विलर चुगलखोर कहलाओगे। तो एल्टन मेयो ने कहा कि संगठन के अंदर काम करने वाले जो कर्मचारी है उन्होंने अपने अनौपचारिक पैटर्न बना रखे, उससे ज़्यादा काम वो करेंगे ही नहीं। तो फिर टेलर के विरोध में एल्टन मेयो ने कहा कि मनुष्य सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्राणी है, उससे सिर्फ पैसों के बदौलत काम नहीं करवाया जा सकता, उसकी लीडरशिप दो, अच्छा नेतृत्व दो, उसकी अच्छी भागीदारी रखो, अनौपचारिक संबंधों पे वेटेज दिया जाए। ये था एल्टन मेयो। एल्टन मेयो के साथ साथ बात करें तो फैयोल। दोस्तों मैं ये क्रम से नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको सिंपल थिंकर जो है करा रहा हूँ ताकि आपकी बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फैयोल, तो फैयोल प्रबंधन के जनक माने जाते हैं, पहली बात तो ये। दूसरा, फैयोल ने कहा कि संगठन के अंदर
बहुत सारी गतिविधियां होती हैं, तकनीकी गतिविधियां, वाणिज्यिक गतिविधियां, वित्तीय गतिविधियां, सुरक्षा गतिविधियां, लेखांकन गतिविधियां, तो और प्रबंध की गतिविधियां, उन्होंने 6 गतिविधियां बताई और 5 तत्व बताए। प्रशासन के 5 तत्व बताए। प्रबंधन के क्या हो गया, POCCO, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, 5 तत्व बताए। POCCO, ठीक है, 5 तत्व बताए और 14 सिद्धांत दिए। हेनरी फेयोल ने क्या, कितने सिद्धांत दिए, 14 सिद्धांत दिए लोक प्रशासन के अंदर। इसके अलावा उसने गैंगप्लांक का फॉर्मूला दिया। गैंगप्लांक का मतलब पद सोपान के अंदर A B के पास, B C के पास में, ये जो व्यवस्था है इससे क्या होता है, समय बहुत लगता है। तो हेनरी फेयोल ने कहा कि जो नीचे का अधिकारी है अपने से जस्ट ऊपर के अधिकारी को विश्वास में लेकर के उससे ऊपर के अधिकारी से मिल सकता है। तो ये लेवल जंपिंग था, हेनरी फेयोल ने दिया था। तो ये है हेनरी फेयोल से संबंधित बातें। इसके अलावा हेनरी फेयोल ने कहा था कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कोई अंतर नहीं है, यह भी उसका योगदान है। अब बात करते हैं रिक्स की। तो रिक्स तुलनात्मक लोक प्रशासन के जनक माने जाते हैं, पारिस्थितिकी उपागम है उसके जनक माने जाते हैं। रिक्स ने कहा कि जो लोक प्रशासन है अपने आसपास के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जो परिवेश है उससे प्रभावित होता है और रिक्स के नेतृत्व में तुलनात्मक लोक प्रशासन दल बना था। रिक्स ने क्या कहा, तुलनात्मक लोक प्रशासन दल के अंदर कुछ मॉडल दिए। सबसे पहले उसने एग्रेरिया मॉडल दिया और इंडस्ट्रियल मॉडल दिया। एग्रेरिया मॉडल का मतलब समाज कृषि आधारित होता है, फिर का नहीं उद्योग आधारित होता है। फिर उसने एग्रेरिया मॉडल दिया, इंडस्ट्रिया दिया, फिर उसने कहा नहीं, ना तो समाज एग्रेरिया होता है ना इंडस्ट्रिया होता है, समाज ट्रांजिटिया होता है, मतलब संक्रमण काल का समाज होता है। फिर बाद में रिक्स ने कहा नहीं, समाज 3 तरीके के होते हैं, एक फ्यूज्ड समाज, एक डिफ्रेक्टेड समाज और एक प्रिज्मेटिक समाज। तो दोस्तों फ्यूज से ऐसे याद रखो जैसे विकासशील देश है, स्थितियां खराब होती तो फ्यूज है ना। तो वहां की व्यवस्था कैसे होगी, राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज्यादा होगा, प्रशासन के अंदर ब्रिटिश राज का प्रभाव, ज़्यादातर देश वो है एशियन अफ्रीकन कंट्री जिस पर अंग्रेजों ने राज किया, खुद की प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है, मौलिक व्यवस्था नहीं है, प्रशासन के अंदर बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो फ्यूज का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ फट जानी। तो आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ, हिंदी नाम तो संयोजित और विवर्तित है, लेकिन ये नाम अपने को याद नहीं रखना, याद नहीं होगा, इसलिए इंग्लिश याद रखो कि जो विकासशील देश है उनके लिए फ्यूज्ड और दूसरे जो विकसित देश है उनके लिए है डिफ्रेक्टेड। डिफ्रेक्टेड मतलब वहाँ पे अलग अलग काम का बंटवारा है, एक ही व्यक्ति एक ही काम करता है, राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व है, इस तरीके की। तो ये चीज़ें भी इतने काम की नहीं, समझाने के लिए 1-2 पॉइंट आने चाहिए, क्योंकि 100 शब्द में रिक्स पूछ ले तो आपको ये चीज़ें लिखनी पड़ेगी। फिर बात करते हैं प्रिज्मेटिक मॉडल की, ये अपने पाठ्यक्रम का मेन पॉइंट है। रिक्स ने कहा कि कोई भी समाज ना तो फ्यूज्ड होता है ना डिफ्रेक्टेड होता है, बल्कि वो प्रिज्मेटिक होता है। प्रिज्मेटिक मॉडल के लिए उसने कहा कि प्रिज्मेटिक मॉडल जो है ना, उसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था उसका नाम है साला। रिक्स की प्रिज्मेटिक सोसाइटी है उसकी प्रशासनिक व्यवस्था उसका नाम है साला, और जो बाजार कैंटीन जो आर्थिक व्यवस्था है उसका नाम है कैंटीन। प्रशासनिक व्यवस्था का नाम है साला और जो आर्थिक उपव्यवस्था है उसका नाम है बाजार कैंटीन। ठीक है, तो साला जो मॉडल है प्रशासनिक व्यवस्था उसकी क्या विशेषता, सेम वो की वो चीज़, यहाँ पे भ्रष्टाचार है, यहाँ पे भाई भतीजावाद है, औपचारिकता है। तो उसने 3 विशेषता बताई थी रिक्स ने, समपार्श्विक समाज की 3 विशेषताएं बतानी, ये रटना है, विजातीयता, औपचारिकता, अतिराव। अब विजातीयता बताता हूँ कैसे। इंग्लिश में एक शब्द होता है दोस्तों हेट्रोजेनेसी, मतलब जैसे कि आज कहते हैं कि भारत का जो लोकतंत्र है बहुत परिपक्व है, ग्राम के लोग भी है, शहर के लोग भी है, ये भी है वो भी है। तो विजातीयता का मतलब होता है गाँव के लोग भी है, शहर के लोग भी है, सब लोगों की मतलब विषमांगता होती है ना, अलग अलग लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, ये होती विषमांगता। दूसरी हो गई औपचारिकता, फॉर्मेलिटी, कहते कुछ है कि हाँ साहब नियमों के अनुसार काम करेंगे, लेकिन करते खुद के बहुत सारी चीज़ों के प्रभाव में आकर के करते हैं, तो विजातीयता। दूसरी औपचारिकता, औपचारिकता का मतलब कथनी और करनी के अंदर भेद होता है, सेइंग अलग है और डूइंग अलग है, तो विजातीयता हो गई। दूसरी हो गई औपचारिकता। तीसरी होती अतिराव, अतिराव यानी कि ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग यानी कि समन्वय की कमी, क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं एक साथ में काम करती है तो एक दूसरे के कामों के अंदर क्या होता है, इंटरफेयर होता है। तो ये जो अतिराव की समस्या है ना, इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा होती है, जिनके लिस्ट कहता है कि भ्रष्टाचार पैदा होता है, भाई भतीजावाद होता है, नियमों के अंदर अनदेखी होती है, इस तरीके की